जम्मू कश्मीर की सियासत में कब क्या हो जाए शायद ही कोई जानता है। एक आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 6 महीने में 82 लाख रुपए खर्च किए हैं। और वो 82 लाख रुपए किसी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सजावट के लिए खर्च किए गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ हर्षदेव सिंह हैं। हर्ष जी, 82 लाख रुपए सिर्फ सजावट के लिए खर्च कर दिए। अगर यही 82 लाख रुपया अगर 12 गांव में भी खर्च किया होता तो उन गांव की तकदीर तो बदल ही जाती। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी सुना है ये कि 82 लाख रुपया खर्च कर दिया, बहुत शोर हुआ इसका। अगर गलत किया है तो कार्रवाई कीजिए। अखबारों में बीजेपी वाले और दूसरे बयान दे रहे हैं 82 लाख खर्चा हो गया। वो तो आप ही की मुख्यमंत्री थी, उस वक्त आप कहाँ सोए हुए थे जब वो सरकारी खजाने से पैसे निकलवा रहे थे? और आप कहते हैं अपने साजो सामान के ऊपर, सजावट के ऊपर खर्चा किया है। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? आप तो उसकी जी हजूरी कर रहे थे उस वक्त, बी टीम बने हुए थे और सारा कुछ आप तो मिलजुल के कर रहे थे। बीजेपी तो पार्टनर थी सारे क्राइम में। और 82 लाख की बात करते हैं आप, 82 लाख के ऊपर अटक गए हैं। यहाँ तो कई हजार करोड़ रुपए के स्कैम हुए हैं बीजेपी पीडीपी की सरकार में, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। एक मुख्यमंत्री है, वो अगर 82 लाख चलो खर्चा कर दे, मैं कहता हूँ अगर गलत है तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन 82 लाख मुझे नहीं लगता है कोई अमाउंट है। यहाँ हजारों करोड़ रुपया, अभी तो 10-10 हजार करोड़ रुपए का स्कैम जो है वो बीजेपी पीडीपी की सरकार में सीएजी की रिपोर्ट में आया है। कितने स्कैम्स हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट में हुए, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में स्कैम्स हुए, पावर डिपार्टमेंट में स्कैम्स हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जिस सरकारी खजाने को चूना लगाया गया उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। आज आके बात सिर्फ 82 लाख के ऊपर अटक जाती है यार। और इस 82 लाख में तो सबसे ज्यादा चर्चा उस गार्डन अमरेले का हो रहा है, उस छाते का हो रहा है जिसकी कीमत जो है वो 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये छोटे छोटे मसलों की तरफ ध्यान भटका के जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और बड़े बड़े जो हैं उनको तो छुपाया जा रहा है। या इतने इस मुल्क के अंदर क्या नहीं हो रहा है देव, मुझे बताइए। जिसका दिल करता है और दाव लगता है वो तो खुली तबाही करता है। अरे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 17,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज खरीदे अपने लिए, फिर कहा एक मेरा है, एक राष्ट्रपति जी के लिए खरीदा है। 8,500 करोड़ रुपए का एक जहाज जो है वो पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, कोई नहीं बोला। महबूबा ने 82 लाख के खरीद दिए तो सारे लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। आई हैव नो लव लास्ट फॉर महबूबा मुफ्ती, आई मस्ट टेल यू फ्रैंकली। लेकिन हम जो है अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में लगे। हम एक पार्टी के हैं तो हम कहते हैं हमारा पार्टी का लीडर जो मर्जी कर जाए उसको मत पूछो, दूसरा पार्टी का जो है उसको पकड़ लो। अरे, सब लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखो हो क्या रहा है यहाँ। सियासत करते हुए हम अपना बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। इस रियासत के अंदर तो जो है इतनी तबाही और बर्बादी हुई है और हर सरकार के अंदर हुई है। लेकिन नारे देने के बावजूद भी मैंने देखा, वो पहले भी गवर्नर साहब जो आए थे वो कहते थे कि यहाँ जो है कई हजारों करोड़ों रुपए की लूट हुई है और बड़े बड़े ऐसे स्कैम्स हुए हैं जिनका पर्दाफाश किया जाएगा। वो कहते थे कि मेरे पास लिस्ट है उन नेताओं की जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जो है बाहर की स्टेट में बनाई हुई हैं, बाहर के मुल्कों में बनाई हुई हैं। बड़े बड़े आलीशान बंगले, कश्मीर में अलग, जम्मू में अलग, दिल्ली में अलग, बम्बे में अलग, ये उनके बयान होते हैं। वो लिस्ट गई कहाँ? और आज तक देख लीजिए कहीं कहीं, क्योंकि वो चहेते जब उसमें आ जाते हैं तो फिर कोई भी कार्रवाई जो उस संदर्भ में नहीं होती है। अगर महबूबा ने भाई साहब गलत किया है तो कार्रवाई उसके किसको करनी है? उन्होंने तो स्पष्टीकरण उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत जो खर्चा प्रोटोकॉल के तहत, और एक चीफ मिनिस्टर के वहां अगर 82 लाख लग जाते हैं तो उसका अगर हमें आपत्ति है तो ये जो बाकी के लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से
केंद्रीय मंत्री यहाँ आते हैं और किस तरीके से फंड्स का जो है वो दुरुपयोग होता है। सीएजी की रिपोर्ट में 10,000 करोड़ का स्कैम आया है जो बीजेपी पीडीपी की सरकार में हुआ है। एक शख्स नहीं बोला, ना बीजेपी का बोला, ना पीडीपी का बोला, और हैरानगी की बात है कि मीडिया भी खामोश है उस संदर्भ में। आप कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में 10,000 करोड़ का स्कैम जो है वो सामने आया है। अगर वही 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ जम्मू, 5,000 करोड़ कश्मीर को मिलता तो नज़ारा कुछ और ही होता, मंजर कुछ और ही होता। बिल्कुल होता, बिल्कुल होता, लेकिन इस संदर्भ में ना कोई बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि बीजेपी उस वक्त सरकार में थी और बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है, क्योंकि या तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, कई लोगों को डर है कि उसको राष्ट्र विरोधी कहा जाएगा, कोई किसी को डर है उसको पाकिस्तानी करार दिया जाएगा, किसी को डर है कि शायद उसी को अंदर डाल दिया जाएगा कि तू बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल रहा है। जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो भी डरते हैं, घबराते हैं। जो कॉलम राइटर्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, अपने आप को कहते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ मत लिखो, जो लिखना है तो कुछ और लिखो, किसी और के खिलाफ लिखो, अपोजिशन के खिलाफ लिख दो, दूसरों के खिलाफ लिख दो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ लिखने के लिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, ये सिलसिला अब चल रहा है लाठी बहस वाला, क्योंकि जब से इनकी सरकार आई है तो देखिए आप कितना दहशत का एक माहौल है। कोई जुर्रत ही नहीं करता है कोई बाहर निकलने की और इनके खिलाफ बोलने की। और ख़ास तौर पर वो जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं, वो तो इस संदर्भ में जो है वो बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े लेख लिखते हैं और जो बड़ी बड़ी तारीफ़ें जो हैं वो लिखते हैं, चाहे ठीक हो या गलत हो, तो उनको तो उसको जो है एंडोर्स ही करना है कि जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, जो मर्जी हो जाए। जम्मू रीजन के साथ मैं कहता हूँ आज बड़ा दुख भी होता है इस बात को देखकर कि इतनी ज्यादती हर शोबा में हो रही है। जम्मू को डिप्राइव किया जा रहा है। आपने मुलाजमत में, एलोकेशन ऑफ फंड्स में, आपने हर शोबा में, अब इंडस्ट्री की बात आई तो उसमें भी एक पेपर में आपने देखा होगा कि 70 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वो कश्मीर के लिए हैं। टोटल 70 जम्मू कश्मीर के लिए जो हैं, उसमें से 46 कश्मीर और 24 जम्मू के लिए हैं। मैंने नहीं देखा किसी का भी लेख जो है वो आया हो। वो तो सब गुणगान कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, और जहां गलत हो रहा है, जहां पॉइंट आउट किया जाना चाहिए, जहां एक जिम्मेदारी बनती है, अपने कॉन्शियस को जो हाजिर नाजर रखकर बात जो है वो करनी चाहिए कि जो सही है उसको सही कीजिए, जो गलत है उसको गलत करने का मादा जो है इंसान के अंदर होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं। हर एक बात मैं यहां पर समझना चाहूंगा, अगर दिल्ली से अगर 100 करोड़ रुपया चलता है जम्मू कश्मीर से, क्यों पहले ही वो डिसाइड कर दिया जाता है कि 70 करोड़ जो है वो वहां पर जाएगा, 30 करोड़ यहां पर आएगा? ऐसा क्यों नहीं कि 50-50 इक्वली कर दीजिए हर एक चीज में? अगर आप वैकेंसीज निकालते, पोस्ट निकालते हैं, तो उसमें भी जो है वो पहले ही कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन बना देते हैं कि बाद में उस पर विवाद होगा ही होगा। आप पहले उसको स्टडी कीजिए ना। अगर आप 100 पोस्ट निकाल रहे, 50 आप जम्मू को दे दीजिए, 50 आप कश्मीर को दे दीजिए, लद्दाख को वैसे ही अलग हो गया। ये जम्मू की लीडरशिप की भी कमजोरी है, मैं कहना चाहता हूँ। कश्मीर के लोग जो लीडरशिप असर्ट करती है, उसने तो एक तरह से डरा के रखा है इन लोगों को जो सत्ता में है आज की तारीख में, और वो आज भी 80 या 90% ले जाते हैं। जम्मू की लीडरशिप जो है, जो हम जिन लोगों को भेजते हैं बनाकर, उन्होंने कभी भी जम्मू की पैरवी नहीं की। उन्होंने नॉन इश्यूज के ऊपर लोगों को गुमराह करके, बरगला करके वोट हासिल करने की कोशिश की, और जब अपनी जिम्मेदारी को अदा करने की बात आई तो वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। इसमें कसूर लीडरशिप का भी है, और इसमें लोगों को भी थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। हमें अगर हिस्सा ही नहीं मिल रहा है तो हम बार बार उन लोगों के पीछे क्यों जाते हैं? बार बार हम उनको क्यों मौका दे रहे हैं? एमएलए भी उनके बनाते हैं, एमपी भी उनके बनाते हैं, डीडीसी मेंबर भी उनके बनाते हैं, जो हमारे अधिकारों की रक्षा ही नहीं कर सकते। ऐसे लीडर चुनिए जो अब आपकी आवाज़ बन सकें, जो आपकी लड़ाई लड़ सकें, जो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। अरे कश्मीरी लीडरशिप के सामने ये लोग जो हैं ये घुटने टेकते रहे हैं पहले भी, और आज भी जो है, अगर हमें इस बात की समझ नहीं आएगी कि ये
हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं, ये हमारे इश्यूज को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ने के काबिल ये नहीं है। तो ऐसी लीडरशिप तैयार कीजिए, ऐसे लोगों को आगे लाइए जो आपकी बात कर सकते हैं, जो आपकी लड़ाई लड़ सकते हो ठीक तरीके से। ये जम्मू के लोगों को भी समझना होगा, मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा, तभी हमें अपना शेयर डेवलपमेंट का मिल सकता है, मुलाजमत का मिल सकता है। और आने वाले वक्त में नहीं तो इससे हालात जो है और ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। और जम्मू की डेप्रिवेशन जो है जिस तरीके से बढ़ रही है, नज़रअंदाज जिस तरीके से जम्मू को किया जा रहा है, ये लगातार सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। आने वाली नस्लों को जवाब देना हमारे लोगों को मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 4 मेंबर हैं, अब फैब में उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। विधानसभा चुनाव हो नहीं रहे हैं तो वो स्थान जो है वो रिक्त रह जाएंगे। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कुछ अखबार ये भी लिख रहे हैं कि फिलहाल जो है वो परिसीमन हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो विधानसभा जब चुनाव नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सरकार नहीं है, सरकार नहीं है तो आप राज्यसभा के मेंबर जो है वो नहीं चुन सकते हैं, तो वो पद जो है वो खाली रहेंगे। इससे कितना नुकसान होने वाला है जम्मू कश्मीर को? देखिए, नुकसान तो हो रहा है। एक तो पहली बात तो है जो असेंबली के चुनाव ना होने की वजह से जो लोग हैं उनको कोई एक्सेस नहीं है पावर कॉरिडोर्स के साथ। यानी जिन लोगों, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में इस वक्त पावर है और लोगों का कोई कनेक्ट ही नहीं है इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ। अब देखिए, एडवाइजर्स महोदय बनाए हुए हैं जिनके पास आज की तारीख में पावर्स हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको तो कुछ लेना देना नहीं है यहाँ के लोगों के साथ। लोगों की जो है मुश्किलातें हैं वो पहुंच ही नहीं सकते हैं एडवाइजर्स तक। और कितने एडवाइजर हैं जो गांव में गए हैं दूर दराज, यहाँ शहर में आके फीता काट के जो है, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो शायद आप अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है, जो उनकी मुश्किलातें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो उनकी सुनने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। लोगों का एक्सेस नहीं है, राब्ता नहीं है एडवाइजर्स के साथ कोई भी। इसलिए लोग कहीं हैं, ये लोग जो है वो कहीं है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। कितने एडवाइजर्स हैं जो आज तक दूर दराज के इलाका जात में गए। एक चुनी हुई जब सरकार होती है तो एक एमएलए के दरवाजे के ऊपर रात को लोग 12 बजे भी जाते हैं जब उनको मुश्किल होती है, दिन को जाते हैं, रात को जाते हैं, और हर वक्त जो है वो टोस के ऊपर उन एमएलए को रखते हैं, क्योंकि एमएलए को पता है मुझे इनको जवाब भी देना है आने वाले वक्त में और हिसाब भी देना है। लेकिन यहाँ तो किसी को जवाब नहीं देना है, किसी को हिसाब नहीं देना है, की चाबी तो जनता के पास होती है जी। तो इस तरीके से ये जो है, ये एक जो पब्लिक के नुमाइंदे ना होने की वजह से भी आज अवाम में एक निराशा है। उनको कोई दफ्तरों में, मैं आपको बताऊं कि घुसने नहीं दे रहा है। दूर दराज के लोग जो आते हैं दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, अफसरों के कोई घुसने नहीं देता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई सुनवाई नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इन लोगों को किसी को जवाब ही नहीं देना है। ये लोग अपनी नौकरी यहाँ करेंगे, उसके बाद साल 2 साल को पता है हमने अपने वापस अपनी स्टेट में जो है वो चले जाना है। कोई बिहार जाएगा, कोई गुजरात जाएगा, कोई दिल्ली जाकर सेटल हो जाएगा, तो इनकी तो कोई जवाब दे नहीं। और इसी तरीके से जो आपने जैसे राज्यसभा की बात की है, अब एमएलएस नहीं होंगे तो राज्यसभा में भी वो पद जो है वो रिक्त रह जाएंगे। और यहाँ कोई जो बात जम्मू कश्मीर की उठाई जा सकती थी यहाँ के लोगों की, वो ना तो अब असेंबली में उठाई जा रही है, ना तो अब राज्यसभा में कोई उठाई जाएगी। तो इसका भी नुकसान है। और ऐसा लगता है कि जानबूझकर जो है इन इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। डिलिमिटेशन की बात हम पिछले 6 वर्षों से सुन रहे हैं। आसार लग रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जो है वो हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार भी यहाँ जो है वो प्रॉक्सी रूल जारी रखना चाहती है। अपने लोगों से, अपने नॉमिनेट किए हुए लोगों से यहाँ के प्रशासन को चलाना, अपने चेहतों के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को चलाने की कोशिश की जा रही है। और लोगों के हाथ में सत्ता सौंपने का मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मंशा अभी तक नज़र आ रही है, क्योंकि 2018 में जो है वो असेंबली भंग हुई थी, अब 21 आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जहां असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हुई हो वहां 6 महीने के अंदर जो है वो इलेक्शन करवानी चाहिए। लेकिन यहाँ सुनता कौन है? ना तो कोर्ट की सुनवाई है, ना लोगों की सुनवाई है। मतलब ये कह सकते हैं कि करे कोई और भरे कोई। हाँ, इसको किसी भी तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट लूजर्स जो हैं
वो लोग ही हैं, लोगों का ही नुकसान हो रहा है, लोगों की आज सुनवाई नहीं है, लोगों के मुतालबे जो है वो हल करने वाला कोई नहीं है। और एक बहुत ही जो है एक अजीबोगरीब स्थिति जो है वो बनी हुई है, जहाँ बोलना अगर कोई चाहता है तो उसको भी बोलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि बोलने के ऊपर भी पाबंदी यहाँ लगती है और उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जो हो जाती है, जो अपने इश्यूज़ को या लोगों के मसाइलों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसको दबाया जाता है, धमकाया जाता है। ये स्थिति जो है आज की तारीख में बनी है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय। इसलिए मैंने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं, उनको ऐसे हालात में उठ खड़ा होना होगा और जो रियल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। चापलूसी जो है वो बंद करनी होगी, डर और खौफ के माहौल से बाहर। चलिए, बोलने पर भी पाबंदी है, हर्षदेव सिंह का कहना है। और हर्षदेव सिंह का यह भी कहना है कि 82 लाख जो है वो कोई बड़ी रकम नहीं है। और इस पर महबूबा मुफ्ती ने अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोटोकॉल के हिसाब से बनता है वो उन्होंने खर्चा है और पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ हर्षदेव ने यह भी कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके मुकाबले में ये 82 लाख रुपया जो है वो मायने नहीं रखता। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।